दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार। दोस्तों इसी के साथ 36 साल बाद बिहार में लालू नीतीश युग का अंत हो गया है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के राजनीतिक कद के करीब भी पहुंचते हैं? क्योंकि इन दोनों नेताओं ने भले ही अलग अलग समय पर अपनी पार्टियां बनाई हो, लेकिन उनकी राजनीतिक निष्ठा में भी कभी बदलाव नहीं आया। दूसरी तरफ यह भी सच है कि सम्राट चौधरी की पूरी राजनीतिक ट्रेनिंग आरएसएस और बीजेपी की पारंपरिक सोच में पूरी तरह फिट नहीं बैठती। फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि केंद्रीय नेतृत्व इस कदर प्रभावित या कहे मजबूत हुआ कि सम्राट चौधरी को ही उस कुर्सी के लिए चुना गया, जिसका सपना कभी कैलाश पति मिश्रा और गोविंदाचार्य जैसे नेताओं ने देखा था। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे आरजेडी और जेडीयू से बीजेपी में आए सम्राट चौधरी सिर्फ 8 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी बन गए। ये बिहार की राजनीति का एक ऐतिहासिक पल था, जब बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी के प्रस्तावक बने। इसके बाद उन्होंने उन्हें माला पहनाई, विधायकों से तालियां बजवाई और सम्राट चौधरी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने राजनीति नीतीश कुमार से सीखी है और उनके साथ काम किया है, और अब उनके समृद्ध बिहार के सपने को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में लालू प्रसाद यादव, उनके पिता और लालू यादव के पुराने सहयोगी शकुनी चौधरी से उन्होंने ज्यादा राजनीति सीखी है। लेकिन नई राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें बार बार इस सच्चाई को नजरअंदाज करना पड़ सकता है। बिहार के लोगों के लिए, खासकर बिहार की महिलाओं के लिए, वो एक भावुक पल था जब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी एक ही गाड़ी में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब नई सरकार राज्य का काम संभालेगी और उन्हें उनका पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी अच्छा काम होगा और बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि लालू के साथ राजनीति सीखने वाले सम्राट चौधरी कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए, खासकर तब जब उनका कोई सीधा आरएसएस बैकग्राउंड नहीं रहा है। उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी से जुड़े थे और नीतीश कुमार व लालू प्रसाद यादव दोनों के करीबी माने जाते थे। सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति की शुरुआत की और 1995 में एक मामले में 89 दिन जेल में भी रहे। वे करीब 8 साल पहले 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले वे राष्ट्रीय जनता दल और फिर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा रह चुके थे। जेडीयू छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में आने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पार्टी को बिहार में एक मजबूत ओबीसी चेहरे की जरूरत थी, जो राज्य की राजनीति को अच्छी तरह समझता हो और नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में तैयार किया जा सके। सम्राट चौधरी इस भूमिका में फिट बैठते थे क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के प्रभावशाली कुशवाहा नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें ओबीसी राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों का समर्थन मिला था। सामाजिक न्याय की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसी वजह से वे लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहे। सम्राट चौधरी की राजनीतिक समझ और प्रशिक्षण बचपन से इसी माहौल में विकसित हुआ। यही कारण है कि जैसे ही उन्होंने बीजेपी में कदम रखा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया। इसी का नतीजा था कि बीजेपी में शामिल होने के सिर्फ 5 साल के भीतर 2023 में अमित शाह ने उन्हें बिहार के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उनके निर्देश पर जब सम्राट चौधरी पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो पार्टी के सभी बड़े नेता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे और प्रदेश कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। ये स्थिति रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा और गिरिराज सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के लिए थोड़ी असहज जरूर थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले के सामने कोई विरोध नहीं कर सका। जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब बीजेपी ने उन्हें बिहार के संगठन को मजबूत करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने संगठन को मजबूत किया और लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे। यही वजह है कि आज वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं। सम्राट चौधरी तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने तक पगड़ी न उतारने की कसम खाई।
इसके बाद वे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में पगड़ी पहने नजर आते थे। इस पर कई नेताओं ने तंज भी कसे, लेकिन उन्होंने अपनी पगड़ी नहीं उतारी। समय ने करवट ली और सिर्फ 2 साल में हालात बदल गए। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौट आए और सम्राट चौधरी उनके डिप्टी सीएम बने। इसके बाद उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के बाद अपनी पगड़ी उतार दी। इस घटना के बाद पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा और मजबूत हो गया। अगर आप बिहार की राजनीति से ज्यादा परिचित नहीं हैं, तो ये जानना जरूरी है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कोयरी समाज से आते हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश में मौर्य भी कहा जाता है। बिहार में ओबीसी वर्ग के यादवों के बाद इस समाज की बड़ी आबादी है। ऐसे में सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी वे एनडीए के लिए एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार पीयूष मिश्रा ने इस पर एक अहम टिप्पणी की थी। उन्होंने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले ही लिखा था कि बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता इस नाम से सहमत नहीं हैं। कुछ नेताओं के लिए उनका उभार एक तरह से अपने सपनों के टूटने जैसा है। यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और संघ की पसंद भी अलग बताई जा रही थी, लेकिन अंत में पार्टी के पास उनके नाम पर सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसी वजह से कई तरह की अटकलें लगी, कई नाम सामने आए और गायब हो गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। महज 8 साल पहले पार्टी में शामिल हुए ये नेता आज उस कुर्सी तक पहुंच गया जिस पर बीजेपी की नजर उसकी स्थापना के समय से रही है। ये वही पद है जिसका सपना कैलाशपति मिश्र और गोविंदाचार्य जैसे नेताओं ने देखा था। ये भी सच है कि पार्टी में उनके समर्थन में कुछ वरिष्ठ नेता जरूर हैं, लेकिन ऐसे समर्थन अन्य नेताओं के पास भी थे। इसीलिए यह घटना बीजेपी के मौजूदा दौर में थोड़ी अलग मानी जा रही है। अब देखना होगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें हेमंता विश्व शर्मा जैसे नेता बनकर रख पाता है या फिर एक नए योगी आदित्यनाथ का उदय होता है। जो भी हो, सम्राट चौधरी के साथ बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने अनुभव और संगठन क्षमता के दम पर राज्य को किस दिशा में ले जाते हैं। इतिहास उन्हें इस आधार पर भी परखेगा कि वे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की नीतियों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, खासकर सामाजिक न्याय और हिंदू मुस्लिम एकता के मुद्दे पर। या फिर ये भी देखना होगा कि कहीं वे बीजेपी के दबाव में बिहार को सांप्रदायिक तनाव और टकराव की दिशा में तो नहीं ले जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।